नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में 15,000 रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। एस्मा लगाने के बाद देर रात काम पर लौटे डॉक्टर। सरकार ने मानी सभी मांगे। नक्सलियों ने लातेहार में विस्फोट से उड़ाया ट्रैक। पटरी से उतरा पलामू एक्सप्रेस का इंजन और 3 डिब्बे। रिलीफ ट्रेन से पहुंचे कुछ लोग बंधक बनाने के बाद छोड़े गए। ललित मोदी से जुड़े मामलों पर एसआईटी ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। बीजेपी में अंदरूनी बयानबाजी तेज। कांग्रेस का आरोप, मंत्रियों में एक दूसरे को क्लीन चिट देने की होड़। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों पर फैसला आज। सीसीपीए की बैठक में होगा विचार। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। और संयुक्त राष्ट्र में लखवी मुद्दे पर चीन के रवैये पर भारत ने जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री ने की चीन के शीर्ष नेतृत्व से बात। चीन ने यूएन में रोका था भारत का प्रस्ताव। एस्मा लगने के बाद दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने देर रात अपनी हड़ताल खत्म कर दी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी घोषणा की। 2 दिन से हड़ताल की वजह से राजधानी में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि हड़ताली डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली गई हैं। बावजूद इसके डॉक्टर काम पर नहीं लौटे थे। मंगलवार को हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ एस्मा लगाया गया था। डॉक्टर बेहतर वेतन, काम के घंटे तय करने और सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के अस्पतालों में सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दे दिया है। तो एस्मा लगने के बाद दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की घोषणा की। 2 दिन से इस हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी दिल्ली में बुरी तरह से चरमरा गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से मांगे मानने का आश्वासन दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कल हड़ताल जारी रही और एस्मा लगने के बाद अब हड़ताल वापस ले ली गई है। खबर झारखंड से है। नक्सलियों ने मंगलवार रात 8:40 पर लातेहार जिले में विस्फोट करके रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। हादसा लातेहार के छिपादोहर और बरवाडी स्टेशन के बीच बैरा गांव के पास हुआ। इससे पटना जा रही पलामू एक्सप्रेस का इंजन और 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। इसके बाद रिलीफ ट्रेन लेकर घटनास्थल पर पहुंचे 35 लोगों को बंधक बनाने की खबर मिली। हालांकि उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है। इस वजह से कई ट्रेनों को रोकना पड़ा और कई के रूट बदलने पड़े। Our train 13347 Palamu Express, which goes from Barkhakhana to Patna, it got derailed. As per the preliminary information reaching at the headquarters, the loco pilot of the ill-fitted train heard some blast sound and he tried to control the train. और हमारे साथ स्थानीय पत्रकार सुरेंद्र सोरेन मौजूद हैं। उनका हम रुख करते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, जानना चाहेंगे, खबर यह आई कि किसी भी यात्री को किसी तरह की चोट नहीं लगी, सभी सेफ हैं। और अगर ट्रैक की बात की जाए तो क्या आवाजाही अब सामान्य हो पाई है, क्योंकि इलाका घने जंगलों वाला है? प्रीति, अभी तकरीबन 4 से 5 लग सकते हैं ट्रैक को कंप्लीट होने में, रेगुलर होने में, ताकि वहां से फिर आवाजाही शुरू हो सके। अभी वहां काम चल रहा है और अभी जो हमारे उस जगह जो लोग मौजूद हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई। उन लोगों ने बताया कि 4 से 5 घंटे में तमाम कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद ट्रैक जो है वो रेगुलर हो जाएगा। और अब तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या किसी के हताहत होने की बातें, जो भी चीजें रात में चर्चा में आई, लोगों के बीच एक असमंजस, एक दहशत बनी हुई थी कि लोगों को बंधक बनाया गया। उन बंधक लोगों को रात में ही छोड़ दिया गया, क्योंकि वो रिलीफ ट्रेन के साथ जो लोको पायलट के लोग थे, वो लोग उसमें सवार थे और उन लोगों को थोड़ी देर के लिए डिटेन किया गया था रात में, क्योंकि उनको नक्सलियों ने प्रेशराइज किया था कि आप वहां घटनास्थल तक ना जाए, आप यहाँ से वापस हो जाए। तो इन सब चीजों को लेकर के नक्सली और जो लोग उस रिलीफ ट्रेन में मौजूद लोग थे,
तकरीबन 35 की संख्या बताई जाती है। तो उन लोगों के बीच जो भी डायलॉग्स हुए और इसके बाद फिर इन लोगों ने घटनास्थल पर जाने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। इसके बाद फिर नक्सलियों ने, जो नक्सली भी करीब 30-35 की संख्या में थे, उन सबको के बीच में तो किसी तरह की बातचीत हुई और फिर इस तरह से उन बंधकों को रात में ही छोड़ दिया गया। और अब जो है वहाँ काम जो है फिर से शुरू हो गया है ट्रैक को बनाने का। आप बता रहे 4 घंटे करीब लगेंगे फिर से ट्रैक को बहाल करने के लिए। कल सीपीआईएम ने बंद का आह्वान किया था बिहार और झारखंड दोनों ही जगह, क्या उसे इस घटना से जोड़कर देखा जाए? बेशक लातेहार में पिछले दिनों तकरीबन 10 से 15 दिन पहले एक एनकाउंटर हुए थे। उस एनकाउंटर को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ। लातेहार उस एनकाउंटर में 12 लोग मारे गए थे, 12 नक्सली मारे गए थे। पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ था। ये 12 नक्सली एक बोलेरो में सवार थे। उस एनकाउंटर में जो नक्सली मारे गए थे उनमें 3 लोगों को साफ तौर पर उनकी जो भी बैक हिस्ट्री वगैरह चेक की गई है। उस घटना की जांच में यहाँ के मानवाधिकार और मानवाधिकार आयोग के लोग भी आए थे और कई निष्पक्ष एजेंसियों ने जांच करना शुरू किया है। उसी घटना के विरोध में नक्सलियों ने बंद बुलाया था, बिहार झारखंड 1 दिवसीय बंद बुलाया था। उस बंद के दौरान कुछ अन्य घटनाएं भी हुई, जैसे लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र उड़ा दिया गया, चतरा में हाईवा जला दिया गया। छोटी बड़ी है उस इलाके में, चूंकि लातेहार में एनकाउंटर हुए थे तो उसके आसपास इस घटना को अंजाम दिया नक्सलियों ने। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई के शराब कांड से जुड़ी हुई है। अवैध शराब कांड के मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्य आरोपी मंसूर हसन उर्फ आतिक को 6 दिन बाद दिल्ली से कल गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस कांड की जांच का जिम्मा मुख्य सचिव को सौंपा है। वहीं मुंबई पुलिस ने अवैध शराब वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुंबई और दिल्ली पुलिस की साझा कार्रवाई में मंसूर हसन उर्फ अतीक को दिल्ली के सीलमपुर से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ने के साथ वो दिल्ली के एक जानने वाले के यहां छिप गया था। पुलिस के मुताबिक मंसूर गुजरात से शराब लाकर मुंबई में बेचता था। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ये फैसला लिया गया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद कानून को भी कठोर बनाया जाएगा। साथ ही ऐसे आरोपियों पर मकोका भी लगेगा। जो सेंट्रल एक्ट है उसमें कुछ नए प्रावधान करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचना देना और इसमें आज जो है तो एमपीडीए और मकोका जैसा कानून लगाने के लिए भी कार्रवाई होना और इसके साथ साथ संगठित गुनहगारी मतलब सब मिलके जो गुनहगारी करते हैं उस पर जो कानून लगता है वो भी कानून करना है। इस बीच मुंबई पुलिस ने शराब की अवैध भट्टियों को तोड़ने का काम तेज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अवैध शराब की धरपकड़ तेज करने का आदेश दिया है। जितने भी पुराने केसेस है जिनके ऊपर जो हैबिचुअल है उनके ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है उसके वजह से हम लोगों ने सभी जगह पे नाकाबंदी लगा दी है और ये ऑपरेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा। मुंबई में जहरीली शराब से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मुंबई में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 पुलिस वालों और 4 एक्साइज अधिकारियों को निलंबित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काले धन की जांच कर रही एसआईटी ने ललित मोदी के खिलाफ जांच पर मामले से जुड़ी सभी एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है। इस विवाद पर बीजेपी के अंदर भी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। उधर राजस्थान कांग्रेस मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग को लेकर आज से हल्ला बोल अभियान चलाएगी। ललित मोदी पर लगे आरोपों पर एसआईटी ने सख्त रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंगलवार को हुई एसआईटी की बैठक में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय खुफिया यूनिट से ललित मोदी के खिलाफ चल रहे मामलों की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि जांच से पहले ललित मोदी को क्लीन चिट क्यों दी गई। दुख इस बात का है कि अगर मंत्री ही पहले क्लीन चिट देने लगे, सरकार ही पहले क्लीन चिट देने लगी, तो जो इन्वेस्टिगेशन होने वाला है या होने वाला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इधर ललित मोदी की मदद पर बीजेपी में अंदरूनी विरोध पड़ गया है। पार्टी सांसद आरके सिंह ने ललित मोदी को भगोड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व आईपीएल कमिश्नर की मदद करना कानूनी रूप से गलत है। हालांकि बीजेपी अब भी सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के बचाव में खड़ी है। तो भगोड़ा है,
उसका पासपोर्ट रद्द हो गया, उसको हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, उसको अपील होना चाहिए, उसको वापस लाना चाहिए, ही शुड बी मेड टू फेस ट्रायल। अगर भगोड़ा को मदद करता है कोई भी व्यक्ति तो गलत है, ये कानूनन गलत है, मॉरली भी गलत है। हम मानते हैं कि कोई गलती उन्होंने की नहीं, ना सुषमा जी ने ना वसुंधरा ने कोई गलती की नहीं, कि उनका कोई पर्सनल भी हो, उन्होंने जो उनको जो ठीक लगा होगा, सुषमा जी को एक बीमार व्यक्ति की जरूरत के लिए उसका उन्होंने इस पे एक्शन किया। कांग्रेस भी इस मसले पर रियायत बरतने के मूड में नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को क्लीन चिट पर कांग्रेस ने कहा कि मंत्रियों में एक दूसरे को पाक साफ करार देने की होड़ लगी है और सरकार के मंत्री एक दूसरे को क्लीन चिट देने में व्यस्त हैं। पहले पूरी सरकार, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कभी नितिन गडकरी जी को क्लीन चिट देते हैं, दूसरे मंत्री जो गलत बयान देते हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उनको क्लीन चिट देते हैं, फिर सब लोग मिलकर सुषमा स्वराज जी को क्लीन चिट देते हैं। उधर अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह और ललित मोदी के बीच 11 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के मामले में जांच जारी रहेगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। कल विधानसभा ने 3 बिल पारित किए। वहीं प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 3 बिल पारित किए गए। सबसे अहम बिल 21 सदस्यीय सचिवों को लाभ के पद से बाहर रखने से जुड़ा संशोधन बिल है। इसके अलावा नेताजी सुभाष इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 2015 भी पारित किया गया। बिल के कानून बनने से इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। साथ ही दिल्ली शहरी आश्रय विकास संशोधन विधेयक भी पास किया गया। संसदीय सचिव को लेकर पुराना कानून है, आज हम संसदीय सचिव को लेकर भी यह कानून नहीं बनाया गया है। इसमें किसी 21 पदों का कोई जिक्र नहीं है, 21 विधायकों का कोई जिक्र नहीं है, उनके बारे में यह कानून नहीं है। लेकिन उसी संबंधित कानून में समय के साथ एक बदलाव की जरूरत थी, 1 या 2 शब्दों को जोड़ा गया है। बजट सत्र की शुरुआत में बीजेपी ने जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री का मामला उठाकर जवाब मांगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई के साथ उन्होंने तोमर का इस्तीफा ले लिया। इस बहाने केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। मुझे धोखे में रखा गया, ऐसे ही लगता है कि उनके अपने मंत्री भी प्रधानमंत्री जी को धोखे में रख रहे हैं। जिन जिन मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जैसे सुषमा जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, उन सबको मंत्रिमंडल से हटा और उनकी भी सबकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी विधायक विरोध करने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर बीजेपी के एक विधायक ओपी शर्मा को सदन से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी के बाकी 2 विधायक वेल में धरने पर बैठ गए। आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सभी सदस्यों की डिग्री, अगर हम जांच कराने की बात कर रहे हैं, उसमें मैं अपनी डिग्री की बात भी कर रहा हूं, हमारे बाकी सदस्य भी अपनी डिग्री की बात कर रहे हैं। उसका जवाब देने की बजाय अगर वहां पर मार्शल्स का इस्तेमाल होगा तो फिर तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। दिल्ली का बजट 25 जून को पेश किया जाएगा, जबकि 29 और 30 जून को इस पर चर्चा होगी। प्रणव गोस्वामी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान ने भी विवाद खड़ा कर दिया है। बनर्जी के बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मामला दर्ज करने की मांग की है। अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को विपक्षी दलों और विरोधियों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी इसी बयान के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये किस प्रकार का भाषा है? ये तो तालिबानी भाषा है। क्या बंगाल में इसी प्रकार से राजनीति चल रही है? क्या इसी प्रकार से जो लोग अपोज करते हैं, ऑपोजिशन का काम अपोज करना है, उसके हाथ और उंगली काट दिया जाएगा, उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी? इस प्रकार से अगर राजनीति चल रही है तो ये बहुत दुखद विषय है। लोकसभा के सदस्य हैं और इस तरह की भाषा जिसके बारे में भी कह रहे हैं वो वोटर हैं, उस क्षेत्र के वोटर हैं, उनके बारे में कहना कि आंख निकाल देंगे और बाजू काट देंगे तो बहुत ही निंदनीय है। ये तो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ते वहाँ पे, बल्कि जो अभी वहाँ पे कंप्लेन करे जाएंगे उनको पकड़े जाएंगे। आप अगर होम सेक्रेटरी को बोलो तो वो कहेंगे कि ये कौन वीडियो उठाया है, उसके बारे में हमारा जांच होना चाहिए कि वीडियो में आ गया कैसे। अभिषेक बनर्जी इन दिनों बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं और वे विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वो पहले भी अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की पोलैंड पर शानदार जीत। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बात कुछ और अहम खबरों की करते हैं। संसद भवन में आज संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होनी है। इसमें संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों पर फैसला होने की उम्मीद है। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री समेत कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र को शुरू करने को लेकर 20 या 27 जुलाई की तारीखों पर विचार हो सकता है। सामान्य तौर पर मॉनसून सत्र 3 से 4 हफ्ते तक चलता है। हालांकि इस बार सरकार को ललित मोदी विवाद और भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने पहले ही मॉनसून सत्र नहीं चलने देने की चेतावनी दे रखी है। ऐसे में संसद की मॉनसून सत्र की कार्यवाही में गतिरोध देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साउथ ब्लॉक में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हो सकती है। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इनमें जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क का निर्यात करने और भारत के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदस्य बनने को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा दवाओं के मूल्य निर्धारण नीति से जुड़े विषय पर भी चर्चा की उम्मीद है। बात मौसम की। देश भर में मॉनसून जोर पकड़ चुका है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद मॉनसून उत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगले कुछ दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना है, जबकि असम में बाढ़ का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र को जलथल करने के बाद मानसून ने गुजरात का रुख कर लिया है। अरब सागर में उठ रही लहरों का असर अब गुजरात में देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव के चलते अगले 48 घंटों में गुजरात में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान मछुआरों को तट पर नहीं जाने की चेतावनी दी है। 40-45 घरों का पतरा और एंगल बेंगल सब हवा में उड़ गए हैं और यहाँ पे रहने की और ये बारिश की सीजन में उन लोगों को रहने की भी तकलीफ है। अभी भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने राजधानी शिमला समेत मंडी, सिरमौर और ऊना में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट देखी गई है। On an average, in the last 2 days, we have received 17 to 18 centimeters per day of rainfall, and water level in many rivers has increased. However, we have kept our officers in all the headquarters. They are moving from village to village, alerting the people. Wherever necessary, we have opened temporary shelters. ओडिशा में तेज बारिश से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राज्य में 20,000 से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। संचार सेवाओं पर इसका बुरा असर पड़ा है। ये आपको इतना तकलीफ होता है कि पूछो मत। इधर है और एक हाईवे का टर्निंग के ऊपर है। असम में बाढ़ से पैदा हुए हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। राज्य में 3 लाख से ज्यादा लोग अब भी इससे पीड़ित हैं, जबकि 27,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लखीमपुर, बारपेटा और धेमाजी में अब भी हालात बेहद खराब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मैगी नूडल्स विवाद के बाद केंद्र सरकार खाने पीने की चीजों में मिलावट को रोकने के लिए कानून में बदलाव करना चाहती है। मॉनसून सत्र में इसके लिए विधेयक लाया जा सकता है। नए कानून में मिलावट पर सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन और मिलावट की बार बार आ रही खबरों से जाहिर है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 उतना प्रभावी नहीं रह गया है। केंद्र सरकार मिलावट को रोकने और बदलते बाजार के लिहाज से इस कानून में बदलाव करने जा रही है। सरकार उपभोक्ताओं को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने संबंधी कानून में भी बदलाव की तैयारी में है।
विदेशी कंपनी के खिलाफ में नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में विदेशी कंपनी भी आवे, लेकिन एक ही स्टैंडर्ड का चीज़ इंग्लैंड अमेरिका में जो है वो उसका स्टैंडर्ड एक रहे और भारत में उसका स्टैंडर्ड दूसरा आ जाए, ये ठीक नहीं है। नेस्ले कंपनी के मैगी नूडल्स विवाद के बाद खाने पीने की चीजों में मिलावट का मुद्दा सुर्खियों में रहा। मैगी पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून को सख्त बनाने का मकसद विदेशी कंपनियों को भारत आने से रोकना नहीं है। जो हमारा कंज्यूमर कोर्ट है वो इंडिविजुअल के लिए है। आप शिकायत करते हैं तो आपको राहत मिलेगा, नहीं शिकायत कीजिएगा तो घर में बैठिए। अब उसको हम लोग क्लास के साथ में जोड़ रहे हैं, ऑथोरिटी बना रहे हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में सभी देशों के लिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार किए थे। इसी को आधार मानकर अलग अलग देशों ने कानून बनाए। भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण कानून बना और इसे 15 अप्रैल 1987 से लागू किया गया। इसके जरिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और दूसरे प्राधिकरणों का गठन किया गया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। मेडिकल की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। सीबीएसई ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है। अब ये परीक्षा 25 जुलाई को होगी। पेपर लीक होने और बड़े पैमाने पर नकल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर दोबारा टेस्ट कराने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीएसई ने इतने कम वक्त में फिर से परीक्षा कराने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद कोर्ट ने बोर्ड को थोड़ी मोहलत देते हुए 17 अगस्त तक नतीजे घोषित करने का आदेश दिया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी मामले में संयुक्त राष्ट्र में चीन के रुख पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। पीटीआई ने सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भारत की चिंताओं से चीन के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। भारत ने लश्कर आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी पर नकेल कसने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश में चीन के रोड़ा अटकाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चीन के नेतृत्व के साथ इस मसले पर बात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति के सदस्यों के साथ द्विपक्षीय तौर पर यह मामला उठाया और चीन के मामले में ये शीर्ष स्तर पर उठाया गया। Government had taken up the issue of the violation of the 1267 sanctions regime in respect of Zakir Rahman Lakhvi. Our concerns in this matter were conveyed to the chair of the 1267 committee, which is currently headed by the PR of New Zealand. We also raised this bilaterally with the other members of the committee. In the case of China, this matter has been taken up at the highest political level. चीन के अलावा संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति के बाकी सभी सदस्य देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया। दरअसल भारत चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ लखवी के मामले में प्रतिबंध की कार्रवाई हो, लेकिन चीन पर्याप्त सबूत न होने की बात कहकर इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक मुंबई हमलों के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू नहीं हो सकती। अब लखवी बाहर हो, उसकी रिहाई हो चुकी हो और पाकिस्तान ये समझे कि सद्भावपूर्ण वातावरण बन गया और हम बात करें, तो इसको क्या भारत स्वीकार करेगा? लखवी मुंबई हमलों का गुनहगार है और भारत इस बारे में पाकिस्तान को लगातार सबूत देता रहा है। बावजूद इसके कार्रवाई करना तो दूर, पाकिस्तान की एक अदालत ने इस साल 9 अप्रैल को लखवी को रिहा कर दिया। लखवी की रिहाई को लेकर अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी में चिंता जताई गई थी और उसकी फिर से गिरफ्तारी की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गर्मी ने भीषण कहर बरपा रखा है। यहाँ तेज गर्मी और लू से मरने वालों की तादाद बढ़कर 700 से ज्यादा हो गई है। कराची में ही 692 लोग जानलेवा गर्मी से दम तोड़ चुके हैं। इसके अलावा बुखार, दस्त और दूसरी बीमारियों से पीड़ित 3000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। सिंध प्रांत की सरकार ने इस कुदरती कहर की वजह से सभी सरकारी ऑफिसों, स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान किया है। कराची और उसके आसपास के इलाकों में पारा पिछले कुछ दिनों से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा बिजली गुल होने और पानी की कमी से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। हम अपने ताया को लेकर आए थे, वो गर्मी की वजह से जो है उनको रोजे रख रहे थे, उसकी वजह से जो है उनको लाइट का तो ये परेशान हाल है कि लाइट का तो आप पूछे ही नहीं कि लाइट कब आती है। जाने का तो पता है कि जाती कितनी दफ़ा है, लेकिन आने का नहीं मालूम कि आती कितनी दफ़ा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी यानी NSA ने 2006 से 2012 के बीच
फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों की जासूसी की है। ये खुलासा विकीलीक्स ने किया है। खुफिया दस्तावेजों को सामने लाने वाली वेबसाइट विकीलीक्स का कहना है कि इस दौरान ज़ाक शिराक, निकोलस सरकोजी और फ्रांकवा ओलांद की जासूसी की गई। अमेरिका ने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन AFP न्यूज एजेंसी का कहना है कि ओलांद आज इस मुद्दे पर रक्षा परिषद की बैठक करने वाले हैं। NSA पर इससे पहले जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की जासूसी के भी आरोप लगे थे। विकीलीक्स की इन फाइलों को फ्रांस के लिबरेशन डेली और कुछ वेबसाइटों ने छापा है। बात हॉकी की। विश्व हॉकी लीग के मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने पोलैंड को 3-0 से हराया। युवराज ने 23 मिनट में पहला गोल करके भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दी। देवेंद्र और कप्तान सरदार सिंह ने भी एक-एक गोल करके भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। इससे पहले भारत ने फ्रांस को 3-2 से हराया था, लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो वो अपना दूसरा मैच भी जीतने में नाकाम रही। महिला हॉकी टीम को न्यूजीलैंड ने 5-0 से मात दी। तो हॉकी के लिए खुशखबरी भी है, तो एक हार की खबर भी महिला हॉकी टीम के लिए है। न्यूजीलैंड ने 5-0 से महिला हॉकी टीम को हराया, जबकि पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो उसने पोलैंड पर शानदार 3-0 से जीत हासिल की। 23वें मिनट में पहला गोल किया गया। भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत युवराज ने दी। इसके बाद देवेंद्र और कप्तान सरदार सिंह ने भी एक-एक गोल करके भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। Side tries to play it. It's another shot. Brilliant save again to deny Flynn on that occasion. Team to the left side. That's a lot. क्रिकेट की बात भी बता दें, आज अहम मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच है। सीरीज पहले ही भारत गवा चुका है, लेकिन अब उम्मीद है कि ये आखिरी मैच जरूर भारत की झोली में जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाली सिस्टर निर्मला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका कल कोलकाता में निधन हो गया था। सिस्टर निर्मला को मदर टेरेसा के बाद इस संस्था का प्रमुख बनाया गया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में 15,000 रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। एस्मा लगने के बाद देर रात काम पर लौटे डॉक्टर। सरकार ने मानी सभी मांगे। नक्सलियों ने लातेहार में विस्फोट से उड़ाया ट्रैक। पटरी से उतरा पलामू एक्सप्रेस का इंजन और 3 डिब्बे। रिलीफ ट्रेन से पहुंचे कुछ लोग बंधक बनाने के बाद छोड़े गए। ललित मोदी से जुड़े मामलों पर SIT ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। बीजेपी में अंदरूनी बयानबाजी तेज। कांग्रेस का आरोप, मंत्रियों में एक दूसरे को क्लीन चिट देने की होड़। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों पर फैसला आज। CCPA की बैठक में होगा विचार। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। और संयुक्त राष्ट्र में लखनऊ मुद्दे पर चीन के रवैये पर भारत ने जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री ने की चीन के शीर्ष नेतृत्व से बात। चीन ने UN में रोका था भारत का प्रस्ताव।